So, hello students, good morning. Due to this corona pandemic, we suffered a lot. But now we have decided to start your classes in this format, that is through online format. तो सबसे पहले इस ऑनलाइन फॉर्मेट की प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे हम इसको यूज करेंगे जिससे कि हम इसके आउटपुट को ऑप्टिमाइज कर सकें, मैक्सिमाइज कर सकें और कहीं से हमें यह भी नहीं फील हो कि कुछ कम है। तो काफी रिसर्च के बाद मैंने कुछ एक कह सकते हो एल्गोरिदम डेवलप किया है जिसके थ्रू हम अपनी स्टडी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं बावजूद अपने घर में बैठे हुए। ये कैसे वर्क करेगा, सबसे पहले तो 5 मिनट्स में मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि हमारा वर्किंग क्या होगा, हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका एवरी डे 10 to 2:30, ध्यान से सुनना, 10 to 2:30 क्लासेस चलेगा और उस क्लासेज में किस तरह से कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा वो सुनो। सबसे पहले 10 to 12 ये समझ लो लेक्चर 1 है। आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर, वीडियो लेक्चर डिलीवर किया जाएगा यूट्यूब के थ्रू, बट वो लेक्चर स्पेसिफिक डेट में स्पेसिफिक टाइम पे खुलेगा। यानी कि सपोज करो आज का लेक्चर आज है 20th of अप्रैल, तो 20th of अप्रैल का लेक्चर 20th of अप्रैल को 10 बजे ही खुलेगा। वो वीडियो लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली 75 से 90 मिनट ड्यूरेशन का होगा, 75 मिनट से 90 मिनट ड्यूरेशन का होगा, यानी कि 1.25 घंटा से 1.5 घंटा ड्यूरेशन का होगा। वो एक एडिटेड वीडियो होगा, लेकिन आपको 2 घंटे देखना है उस वीडियो को। किस तरह से, ये समझो। वो वीडियो तो कंटिन्यूअस चलेगा, बट किसी पर आपको तो नोट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप पॉज करते रहेंगे। आपको कुछ नोट करना है, वीडियो को पॉज कर देंगे उस समय और स्क्रीन से आप नोट करेंगे। अब जिस तरह से क्लास में हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसके बेसिस पे आपको एक प्रॉब्लम देते हैं सॉल्व करने के लिए। अब यहां पे आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम आपके सामने आएगा, आप उस प्रॉब्लम को साइमल्टेनियसली नोट कर रहे होंगे और अगर वीडियो आगे बढ़ रहा है तो आप पॉज करके उसको नोट करेंगे और उसको पॉज स्टेज में ही आप अपने नोटबुक पे उसको सॉल्व करेंगे, वैसे ही जैसे क्लास में सॉल्व करते थे। कहते हैं ना, क्लास में एक प्रॉब्लम देने के बाद आई यूज्ड टू वेट सम टाइम, मैं थोड़ा सा इंतजार करता हूं कि आप लोग ट्राई करें, कुछ आप लोग आंसर निकालते हैं। यहां भी उसी तरह से करना है कि आप थोड़ी देर उसको ट्राई करेंगे। आपके पास यहां पे फ्रीडम होगा कि आप जितना देर चाहें ट्राई कर सकते हैं। क्लास में एक सर्टेन टाइम के बाद सर सॉल्व कर देते हैं उस प्रॉब्लम को। यहां पे आपके पास ये फ्रीडम होगा कि आप अपने टाइम ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं एक बार और ट्राई करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, तो आप उस तरह से ट्राई करेंगे।
और जब आपने ट्राई कर लिया तो दो चीज होगा, या तो सॉल्व कर देंगे या सॉल्व नहीं होगा। तब फिर वीडियो चलाना शुरू करेंगे और फिर आगे उसका सोल्यूशन सर सॉल्व कर रहे होंगे। फिर आप उस सोल्यूशन को देखेंगे और आपने जो सॉल्व किया था, आपने जो अटेम्प्ट किया था वो देखेंगे और फिर दोनों को मैच करेंगे कि आपने सही सॉल्व किया या गलत किया। अगर गलत किया तो कहां गलत किया। तो इस तरह से ये लेक्चर फ्लो कर रहा होगा। तो लेक्चर वीडियो भले ही 75 मिनट से 90 मिनट का होगा, बट आपको 2 घंटा, समटाइम 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, लगाना है उस वीडियो पे। एक एक अक्षर नोट करना है और उसमें अपना कमेंट भी ऐड करते जाना है, अदर देन सर इज राइटिंग ऑन द बोर्ड। लेकिन याद रखना, यह आसान काम नहीं है। 2 घंटा तक कंसंट्रेट करना है स्क्रीन पे, इट्स रियली चैलेंजिंग। लेकिन चैलेंज ही तो लेना है अपने को। ओनली चैलेंज कैन चेंज अस। तो अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है, वहीं पे आपको पानी वानी सब रखना है, ताकि ये नहीं कि हर 5 मिनट के बाद पॉज करके उठ के चले गए पानी पीने। एवरीथिंग यू हैव टू वेल प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास, जैसे आप कोचिंग में आते थे। और इस तरह से एक लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। अब से लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया 10 to 12। उसके बाद आपको एक ब्रेक दिया जाएगा। 30 मिनट का ब्रेक होगा और उस 30 मिनट के ब्रेक में आप कुछ फूड ले लेंगे, कुछ खाना खा लेंगे और फिर लेक्चर 2 स्टार्ट हो जाएगा आपका 12:30 से 2:30 तक। तो ये 2 लेक्चर का शेड्यूल हो गया। एवरी डे यही शेड्यूल होगा और इस वीडियो का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, ताकि आप डायरेक्ट उस लिंक के थ्रू वीडियो देखना शुरू करें। लैपटॉप है तो ज्यादा अच्छा है, लैपटॉप पे स्क्रीन थोड़ी बड़ी होती है तो क्लैरिटी होता है। एंड आई थिंक लैपटॉप इज ए वेरी कॉमन गैजेट, सबके घर में होता है। अगर नहीं है तो स्मार्टफोन होगा घर में किसी के पास, टैब होगा किसी के, ऊपर आप क्लास कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हर लेक्चर पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, एक वर्कशीट दिया जाएगा, स्मॉल वर्कशीट जिसको हम डीपीपी कहते हैं, और आपको उस डीपीपी को अटेम्प्ट करना है, ट्राई करना है और उस डीपीपी को सॉल्व करना है। लेक्चर हो गया, डीपीपी करना है। अब इसके बाद क्या? इसके बाद डाउट, सेशन। डाउट सेशन के लिए क्या करना है? डाउट सेशन जो होगा वो बिल्कुल इंटरैक्टिव, लाइव, फेस टू फेस हम बात कर रहे होंगे। वो किस तरह से होगा इसको जरा समझेंगे। आप सबको क्या करना है, इंटरनेट पे जाके सर्च करना है एक एप्लीकेशन वीसी। ये एक ऐप है, इसको आपको अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना है और इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक जीमेल अकाउंट चाहिए।
आप अपने जीमेल अकाउंट जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे, ऑनलाइन इंस्टॉलेशन होता है, आपसे आपका डिटेल मांगेगा, उसमें आपको जीमेल अकाउंट चाहिए होगा, फिर आप अपना पासवर्ड सेट कर लोगे और जैसे ही आप ये इंस्टॉल कर लोगे तो आपके सामने एक विंडो खुलेगा। उस विंडो पे कॉल करने की फैसिलिटी होगी। आप उसमें मुझे ऐड कर लेंगे, ईमेल के थ्रू आप किसी को ऐड कर सकते हैं, तो उसमें आप मुझे ऐड कर लेंगे। मेरा ईमेल आईडी नोट करेंगे, RSCC टॉपर्स चॉइस, all are continuous, RSCC toppers choice @gmail.com। आप मुझे ऐड कर लेंगे और लेफ्ट साइड में एक विंडो में कॉन्टैक्ट लिस्ट आ जाता है, उसमें मेरा नाम आ जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, जब आप उसको सेलेक्ट करके कॉल करेंगे, उसमें नीचे कॉल लिखा होता है, कॉल करेंगे तो कॉल मुझे लगेगा और ये एक फिक्स ड्यूरेशन होगा, एक पीरियड के जैसा ही होगा। ये होगा इवनिंग में 4 to 5 PM केमिस्ट्री, 5 to 6 PM फिजिक्स and 6 to 7 PM मैथ्स। ये 3 आवर डाउट चलेगा। अपने टाइम स्लॉट में सर अवेलेबल रहेंगे। आपको डाउट है तो आप अपना VC अकाउंट पे लॉगिन करेंगे और उस लॉगिन के थ्रू आप कॉल करेंगे सर को, सर अवेलेबल रहेंगे। सर से आप सीधा बात कर सकते हैं, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं और इस तरह से हमने मॉर्निंग में लेक्चर किया। इवनिंग में उस लेक्चर में अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ें नहीं समझ में आई, कुछ एक्स्ट्रा क्लैरिटी चाहिए तो आप सर से डिस्कस कर सकते हैं और उस लेक्चर पे बेस्ड नाइट में DPP करेंगे। अगले दिन का लेक्चर जो होगा वो प्रीवियस डे के DPP से स्टार्ट होगा। उस DPP का एक सॉल्यूशन सर वीडियो के थ्रू आपको दे देंगे और उस सॉल्यूशन के थ्रू आप उस DPP को क्लियर कर लेंगे। इवन आफ्टर दैट अगर कुछ रह जाता है, अगर कोई चीजें छूट जाता है तो फिर उस दिन आप डाउट सेशन में उस DPP को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हम इस प्रोसेस को अगर चलाएंगे देन इट विल बी फ्लॉलेस एंड इट विल बी एज गुड एज अ फिजिकल क्लास विच यू यूज्ड टू डू इन द क्लासरूम। तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। बहुत दिन हमने एंजॉय कर लिया कोरोना के नाम पे, अब थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं, सही है ना? सो लेट अस स्टार्ट द स्टडी ऑफ टुडे। जैसा कि मैंने ऊपर लिख रखा था चैप्टर का नाम, मैं फिर से लिख रहा हूं। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, 2 चैप्टर मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है, सॉलिड स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा सा लास्ट में रह गया था, लेकिन अभी उसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि डिफरेंट बैचेज में डिफरेंट पोजीशन थे उस पर्टिकुलर चैप्टर के, तो कहां से स्टार्ट करें वो अभी थोड़ा क्लियर नहीं है और इसलिए हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स बातें नहीं है और इससे जेईई एडवांस में एक गारंटीड क्वेश्चन, कम से कम एक, कई बार 2 भी आ जाते हैं। जेईई मेंस में
एक गारंटीड क्वेश्चन। और अगर हम इसको थोड़ा सा ठीक से करें तो इसमें ज़्यादा कोई अड़चन नहीं आता है और इसके क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाते हैं। तो जो हम इस वीडियो के थ्रू करने जा रहे हैं दैट विल बी कंप्लीट इन ऑल सेंस, बिना फिजिकली मिले हुए आपको लगेगा नहीं कि कोई कमी रह गई है। सिर्फ थोड़ी सी आपके तरफ से एक कंसंट्रेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि टाइम ऐसा आ गया है, इसमें थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। अदरवाइज आधा टाइम तो मेरा क्लास में आपको शांत कराने में ही जाता है, बात नहीं, लेकिन यहां पे वो संभव नहीं है। तो आप खुद से थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि आप पूरा लगन से, पूरे ध्यान से, जुनून से अब इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में सबसे पहले क्या क्या है, कंटेंट क्या क्या है, टॉपिक क्या क्या है, जरा सा हम उसको देख लें। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन लेंगे इसका कि ये चैप्टर क्या है। फिर उसके बाद इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। फिर इसके बाद इसमें रेट लॉ एक टर्म आता है, उसको हम सीखेंगे। उसके बाद रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर इसके बाद इसमें फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन की हम बात करेंगे। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर reaction in radioactivity, that is going to be interesting. radioactivity पूरा काइनेटिक्स से रिलेटेड है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमिन करने का मेथड हम पढ़ेंगे। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। फिर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। फिर इसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के रिएक्शंस का काइनेटिक्स हमें पढ़ना है, जिसे हम पैरेलल रिएक्शन, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन की काइनेटिक्स पढ़नी है। इतने टॉपिक्स हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में करना है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि है क्या केमिकल काइनेटिक्स। सो लेट अस इंट्रोड्यूस
this term chemical kinetics. Chemical kinetics is that branch of physical chemistry in which we study the speed of a chemical reaction. It is going to be study of speed of chemical reaction. What do you mean by the term speed of chemical reaction? स्पीड से हमारा सेंस क्या है? सपोज करो हम एक रिएक्शन लिखते हैं, से डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड गैस इनटू NO2 गैस एंड ऑक्सीजन गैस. हमने एक फ्लास्क में सपोज करो कुछ N2O5 गैस लिए, से हमने इसके 5 मोल लिए. अब ये डिकम्पोज हो रहा है, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या है? किस स्पीड पे डिकम्पोज हो रहा है? सपोज करो ये स्टार्टिंग टाइम पे था एंड t इज इक्वल टू 1 आवर पे सपोज करो ये हो गया अब से 3 मोल. तो कह सकते हैं कि फर्स्ट 1 आवर में इसके 5 मोल में से 3 मोल हो गए, यानी कि 2 मोल डिकम्पोज कर गया, यानी कि 2 मोल पर आवर इसका स्पीड ऑफ डिकम्पोजिशन है. तो केमिकल काइनेटिक्स में हम ये स्टडी करने जा रहे हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन. हाउ फास्ट ए रिएक्शन अकर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द रिएक्शन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक to complete a fraction of reaction. 25% रिएक्शन कितने देर में होगा, 50% रिएक्शन कितने देर में होगा, 70% रिएक्शन कितने देर में होगा. So amount of reactant reacting or amount of product formed as a function of time will be the first part of study of this particular chapter. So first तो इसमें हम देखेंगे कि स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन, और दूसरा कि वो फैक्टर्स क्या क्या हैं जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. यानी कि 2 चीज इसमें हम देखने जा रहे हैं. एक, हाउ फास्ट ए रिएक्शन इज अकरिंग, और दूसरा वो फैक्टर्स क्या क्या है जो किसी रिएक्शन के रेट को चेंज कर सकता है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, लाइक दैट. वो क्या फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है. तो ये 2 मेजर एरिया ऑफ स्टडी होगा हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर में. तो थोड़ा सा हम रेट ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको आर से भी नोट करेंगे. रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो ये सिंपली क्या होगा
change in concentration, change in amount of reactant in unit time. Change in amount of reactant in unit time. अब इस रेट को सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरी में, तभी हम इसको बेटर वे में डिफाइन कर सकेंगे। रेट को हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरी में, वन इज कॉल्ड एवरेज रेट, another is called instantaneous rate. Average rate and instantaneous rate. So let us start with the first one, which is average rate. What do you mean by the term average rate? इसको बेहतर समझने के लिए हम एक रिएक्शन का हेल्प लेते हैं A2P। एक जनरल रिएक्शन लिया हमने जिसमें A रिएक्टेंट है और P प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट P में। से टाइम, इनिशियल टाइम को हमने T1 बोला और वहां पे अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से C1 है, यहां पे C1 मोलरिटी ऑफ रिएक्टेंट से सेंस है, और किसी एक टाइम इंटरवल के बाद हमने फिर से इसका कंसंट्रेशन देखा एट टाइम T2, कंसंट्रेशन ऑफ A C2 है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, क्या हो जाएगा? C2 माइनस C1। टाइम इंटरवल क्या हो गया? टाइम इंटरवल हो गया T2 माइनस T1। तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम क्या हो गया? डेल्टा C बाय डेल्टा T। है नहीं? चेंज इन कंसंट्रेशन over time interval क्या हो जाएगा? डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, विच इज C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। लेकिन जब रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और इसलिए C2 concentration of reactant at T2, which is C2, will be less than C1. Concentration of reactant decrease हो रहा है। Since C2 is less than C1, so delta C will be less than 0, negative। लेकिन रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक पॉजिटिव क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसलिए यहां पे अब हम रेट को क्या लिखेंगे? रेट को लिखेंगे माइनस ऑफ डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। डेल्टा C निगेटिव था तो माइनस ऑफ डेल्टा C पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा। और इसी को हम
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे फॉर द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो हम कह सकते हैं इसे इस तरह से कि अगर y एक्सिस पे कंसंट्रेशन और x एक्सिस पे टाइम है, यहां पे T1 है मान लो, यहां पे T2 है, यहां पे C1 है, यहां पे कहीं पे C2 है, तो इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा ये क्या होगा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और अब ये नेगेटिव है। सो नेगेटिव ऑफ द स्लोप माइनस ऑफ डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी विल बी द average rate of reaction between the two time interval T1 and T2. So average rate of reaction is the rate of change of concentration in a given time interval. It is अब हम एवरेज रेट को डिफाइन कर सकते हैं। सो एवरेज रेट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration with time in a given time interval. गिवन टाइम इंटरवल इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि अगर रेट वेरिएबल हुआ तो इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ये एवरेज रेट होगा, किसी और टाइम इंटरवल में कोई और एवरेज रेट होगा, और इसलिए टाइम इंटरवल स्पेसिफाई होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से एवरेज रेट हमने डिफाइन किया। हम चाहें तो कुछ इस पे सिंपल एवरेज रेट बहुत आसान होता है, टू स्टार्ट विथ हमने शुरू किया है, बट एवरेज रेट वगैरह रेयरली कभी पूछा जाता है, बट फिर भी स्टार्ट करने के लिए इस पे एक सिंपल सा हम सिचुएशन देख सकते हैं। कहा जा रहा है सपोज करो एक रिएक्शन है A टू P, करा कंसंट्रेशन ऑफ A decreases from 0.2 molar to 0.15 molar in 10 minutes. Determine average rate of reaction in this time interval. इस टाइम इंटरवल में एवरेज रेट क्या है? अभी अभी हमने देखा था कि एवरेज रेट क्या होता है। एवरेज रेट इज
माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। माइनस डेल्टा सी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ C2 माइनस C1, so it is minus of 0.15 minus 0.2, so it will be plus 0.05 मोल पर लीटर। डेल्टा टी दे रखा है 10 मिनट, और इसलिए एवरेज रेट क्या हो जाएगा, अभी एवरेज रेट हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी विच इज 0.05 मोल पर लीटर अपॉन 10 मिनट, so it will be 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट। We can notice here the unit of this rate, it will always be मोल पर लीटर पर मिनट। रेट का यूनिट कंसंट्रेशन बाय टाइम, मोल पर लीटर पर मिनट। एक और सिचुएशन लेते हैं। एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इमेजिन करो जिसमें कोई ट्राइमर है, ये डिकम्पोज कर रहा है इस तरह से। इधर टाइम है मिनट में, इधर टाइम मिनट में, और कंसंट्रेशन मोलर यूनिट में, सॉरी कंसंट्रेशन मोलर यूनिट में प्रोडक्ट का लेते हैं। जीरो टाइम पे नहीं, कंसंट्रेशन दोनों का लेना पड़ेगा। जीरो टाइम पे, टाइम जीरो पे A3 का कंसंट्रेशन, A3 का कंसंट्रेशन से 0.3 मोल पर लीटर था, और T इज इक्वल टू से 10 मिनट पे 10 मिनट पे कंसंट्रेशन ऑफ A, दिस A सपोज करो 0.3 मोल पर लीटर है। कह रहा है डिटरमिन एवरेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A3। A3 का एवरेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या है। अब थोड़ा सा ये ट्रिकी है इस सेंस में कि हमें स्टोइकियोमेट्री को रिलेट करना है। A3 गिवन 3A, इनिशियली T इज इक्वल टू 0 पे A3 का कंसंट्रेशन कितना था, 0.3 मोल पर लीटर, और T इज इक्वल टू 10 मिनट पे A का कंसंट्रेशन आ रहा है 0.3 मोल पर लीटर। रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ A3
gives 3 mole of A. 3 mole of A from 1 mole A3. So 0.3 बना कितना एक्चुअली इसका? So 0.3 मोल ऑफ A कितने से बनेगा? फ्रॉम 0.1 मोल ऑफ A3 से। यानी कि 10 मिनट में अगर इसके 0.3 मोल बने हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उस ड्यूरेशन में यहां से 0.1 मोल चला गया होगा। 1 gives 3, so 0.1 will give 0.3। तो A3 बचेगा कितना 10 मिनट के बाद? लेफ्ट A3 हाउ मच? 0.3 माइनस 0.1, 0.2 मोल पर लीटर। लेकिन हमें बचे हुए से मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है कि कितना चला गया, डेल्टा सी कितना है। तो माइनस डेल्टा सी हो गया 0.1। दिस इंप्लाइज माइनस चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ A3 is 0.1 in 10 मिनट। सो एवरेज रेट क्या हो जाएगा? सो एवरेज rate of dissociation of A3 will be minus delta of concentration of A3 upon delta T, which will be 0.1 upon 10, so it is 0.01 मोल पर लीटर पर मिनट। सही है कि नहीं? ये हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A3। सही है। अब एक और सिचुएशन लेते हैं। सपोज करो एक रिएक्शन लेते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड गैस टू NO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि if average rate of dissociation of N2O5 is say 1.8 into 10 का पावर -2 मोल पर लीटर पर मिनट, determine the average rate of formation of NO2 and O2। हम इसमें अब सीखने जा रहे हैं कि एक रिएक्शन में कैसे एवरेज रेट विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिलेट करते हैं। जरा हम इसे फिर से रीराइट करते हैं। डिकम्पोजिशन किस तरह से हो रहा है? N2O5 going to 2NO2 and half O2 gas।
for 1 mole N2O5 decomposed 1, अगर 1 मोल N2O5 का डिकम्पोज कर जाता है तो उस ड्यूरेशन में NO2 का कितना बनेगा? 2। N2O5 का 1 गया और NO2 का 2 बना, तो NO2 फास्ट बन रहा है ना? कितना फास्ट? 2 टाइम्स। अगर N2O5 के 5 मोल चले गए तो NO2 के 10 मोल बन जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ना कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज 2 टाइम्स रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। N2O5 के रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 आएगा। एक बार फिर से देखो, अगर 2 मोल N2O5 डिकम्पोज हुआ तो कितना NO2 बनेगा? 4 मोल बनेगा। वो 4 कहां से आया? उस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके। अगर 3 मोल N2O5 का डिकम्पोज किया तो NO2 कितना बनेगा? 6 मोल बनेगा, डबल बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 is 2 times rate of decomposition of N2O5, 2 times minus of delta of N2O5 upon delta T। N2O5 के रेट ऑफ डिसोसिएशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। अब N2O5 और O2 का रिलेशन देखते हैं। अगर 1 मोल N2O5 जाता तो हाफ मोल O2 का बनता। अगर 5 मोल N2O5 जाएगा तो 5/2 मोल O2 बनेगा, यानी कि O2 हाफ रेट पे बन रहा है। किसके? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 के, यानी कि हाफ ऑफ 1/2 1/2 टाइम्स माइनस ऑफ डेल्टा N2O5 upon delta T will be equal to rate of formation of O2। तो अगर इन तीनों को हम आपस में रिलेट करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? माइनस डेल्टा ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा T को लिखते हैं जरा, माइनस डेल्टा ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा T। ऊपर वाले इक्वेशन से देखो क्या हो जाएगा? ये 2 यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स डेल्टा ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा T, और यहां से माइनस ऑफ डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी 2 टाइम्स डेल्टा ऑफ O2 अपॉन डेल्टा T। इस रिलेशन से एक जनरलाइजेशन आ सकता है। सपोज करो हमारे पास कोई एक रिएक्शन है A ऑफ A प्लस B ऑफ B, जहां पे A एंड B रिएक्टेंट है। कैपिटल A कैपिटल B दो डिफरेंट रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल a स्मॉल b स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये रिएक्ट करके सपोज करो
P टाइम्स कोई प्रोडक्ट P एंड Q टाइम्स कोई प्रोडक्ट Q दे रहा है। तो एवरेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A, B और एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P, Q को कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो हम देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट सबके डिनोमिनेटर में आ गया है। देखो N2O5 का कोएफिशिएंट यहां पे 1 था, N2O5 का कोएफिशिएंट 1 था, NO2 का कोएफिशिएंट 2 और O2 का 1/2, और ये सब उनके रेट के डिनोमिनेटर में आ गया तो सब इक्वल हो गए। देख सकते हैं इसका कोएफिशिएंट 1 था इसलिए यहां पे 1/1 आया, इसका कोएफिशिएंट 2 था डिनोमिनेटर में 2 आ गया, और O2 का कोएफिशिएंट 1/2 था तो 1/1/2 ये 2 प्रोडक्ट में आ जाएगा। यानी कि हम जनरलाइज कर सकते हैं कि किस तरह से रेट रिलेट होंगे आपस में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ 1/A डेल्टा ऑफ A अपॉन डेल्टा ऑफ T, रिएक्टेंट में माइनस साइन लगेगा, इज इक्वल टू -1/B डेल्टा ऑफ B अपॉन डेल्टा ऑफ T विल बी इक्वल टू 1/P delta of concentration of P upon delta T, which will be equal to 1/Q delta of Q upon delta of T। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के रेट को रिलेट कर रहा है। तो अगर अब इसे हम अप्लाई कर दें तो हमें निकालना था एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 डेल्टा ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा ऑफ T। ये क्या हो जाएगा? डेल्टा ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा ऑफ T, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 टाइम्स माइनस साइन, 2 टाइम्स माइनस डेल्टा ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा ऑफ T, और माइनस डेल्टा ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा ऑफ T क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दिया है? 1.8 इंटू 10⁻⁻² मोल पर मिनट। So 2 into 1.8 into 10⁻², so it is 3.6 mole per liter per minute will be the average rate of formation of NO2. Similarly, average rate of formation of O2 will be what? O2 के लिए क्या होगा? 2 डिवाइड होगा N2O5 के रेट को, क्योंकि वो मल्टीपल में है O2 के, सो इट विल बी 1/2 टाइम्स 1.8 इंटू 10⁻², सो इट विल बी 0.9 इंटू 10⁻², सो -2, सो इट विल बी 9 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर per minute. So this way we determine and relate average rate of reaction. इसके बाद दूसरा था इंस्टेंटेनियस रेट। जरा देखें इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। सो instantaneous rate of reaction, नाम से ही क्लियर है, इंस्टेंटेनियस। एवरेज रेट एक टाइम इंटरवल के लिए है,
इंस्टेंटेनियस रेट एक फिक्स टाइम पे, एक फिक्स्ड इंस्टेंट पे, इसको एक रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। सपोज करो एक रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। टाइम के साथ क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज करेगा। सपोज करो कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम का ग्राफ अब स्ट्रेट लाइन नहीं होके इस तरह से है, एक कर्व है। अब अगर इसमें मुझे एवरेज रेट मालूम करना हो तो क्या करेंगे? दो टाइम लेंगे, t1 t2, इनका करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन लेंगे C1 एंड C2, और इन दोनों पॉइंट को हम अगर एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, निगेटिव ऑफ दैट माइनस ऑफ स्लोप विल बी एवरेज रेट। ये तो हमने पढ़ा। अब अगर हम टाइम इंटरवल को कम करने लगे और कम करते करते जीरो टेंड करवा दें तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगा। मान लो हमने टाइम इंटरवल को कम करते करते किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करवा दिया, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे उस कंसंट्रेशन टाइम कर्व पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो उस पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। समझ में आ रहा? इस स्लोप ऑफ दिस tangent, slope of this tangent with negative sign, क्योंकि स्लोप ऑलरेडी नेगेटिव है, रेट पॉजिटिव, तो स्लोप के साइन को चेंज करना है, विल बी द इंस्टेंटेनियस रेट। यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट यहां पे क्या होगा? इट विल बी लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ a अपॉन डेल्टा ऑफ t, and which will be nothing but minus dA by dt। ये डेरिवेटिव का डेफिनेशन होता है ना। So this quantity will be called instantaneous rate of reaction. This quantity will be called instantaneous rate of reaction at this particular instant t. तो इंस्टेंटेनियस रेट को अगर हम डिफाइन करें तो ये एक मैथमेटिकल रेट हो गया। इट इज व्हाट? Instantaneous rate of reaction is negative of the slope of the tangent at a given time on concentration time curve। इसको हम concentration time curve बोलते हैं। तो इसको लिख लेते हैं जरा।
instantaneous rate of reaction is the negative of the slope of tangent at a given time on concentration versus time curve. सो कंसंट्रेशन टाइम कर्व पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे टेंजेंट के स्लोप के निगेटिव को हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं. केमिकल काइनेटिक्स में एवरेज रेट का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि हम देखेंगे रेट वेरिएबल होता है, रेट चेंजेस इंस्टेंटली एंड देयरफॉर वी नीड टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए स्पेसिफिक टाइम. अगर रिएक्शन कांस्टेंट रेट पे हो रहा है तब तो एवरेज रेट चल जाएगा, लेकिन अगर रिएक्शन कांस्टेंट रेट पे नहीं हो रहा है देन एवरेज रेट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा. वैसे ही जैसे कि फिजिक्स में एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है. अगर कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है तब तो एवरेज स्पीड ठीक है, लेकिन अगर कांस्टेंट स्पीड पे नहीं मूव कर रहा है तो फिर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है. वैसे ही केमिकल रिएक्शन में भी है. तो ये दो तरह के रेट होते हैं, बट मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस विल बी द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. अब इसके बाद क्या? रेट ऑफ रिएक्शन तो हमने जान लिया. अब क्वालिटेटिवली अभी पहले हम जरा देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, और फिर हम डिटेल ऑफ द इंडिविजुअल टाइप ऑफ रिएक्शंस में चलेंगे. तो सबसे पहले factors affecting the rate of reaction. Factors affecting the rate of reaction. सबसे पहले concentration. Concentration of reactants. Usually, greater the concentration, greater the rate of reaction. Usually, in some case, reactant के concentration पे रेट नहीं भी डिपेंड करता है, बट यूजुअली हम बात कर रहे हैं. So, in general, increasing concentration of reactants increases the rate of reaction. आगे हम इसका डिटेल देखेंगे कि कैसे वेरिएशन होता है कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन के साथ रेट का. दूसरा आएगा टेम्परेचर. दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर. टेम्परेचर.
टेम्परेचर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, और हायर द टेम्परेचर ग्रेटर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है। इंक्रीजिंग temperature increases the rate of reaction। कैसे इंक्रीज होता है, कितना इंक्रीज होता है, दैट इज हाफ ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। तो डिटेल हम बाद में, अभी जस्ट क्वालिटेटिवली फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा होगा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बाय नेम इटसेल्फ इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच स्पीड अप द रिएक्शन। तो कैटलिस्ट रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है। कैटलिस्ट increases the rate of reaction. There are certain substance which decreases the rate of reaction also, लेकिन उसको कैटलिस्ट नहीं कहते हैं, उसको कुछ और कहते हैं, उसको इनहिबिटर कहते हैं। अभी हम कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, ये स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है तब जब सॉलिड स्टेट में रिएक्शन हो रहा हो। तो उस कंडीशन में पार्टिकल के साइज जितने स्मॉल होंगे, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा। सो smaller the particle size, greater the surface area, faster the reaction। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कुछ केमिकल रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में भी करवाए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के बीच का रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय लाइट। डार्क में ये रिएक्शन काफी स्लो या ना के बराबर होता है। सो प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये 5 फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को मेनली अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन केमिकल काइनेटिक्स का मैंने आपको दिया। अब क्वांटिटेटिवली इसके टॉपिक्स को हम एक एक करके देखेंगे। तो आज थोड़ा सा मैं आपको रेट लॉ के बारे में बताने जा रहा हूं। दैट इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, व्हिच इज रेट लॉ। रेट लॉ को समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं A ऑफ A, B ऑफ B, गिविंग D ऑफ D एंड E ऑफ E, जिसमें A, B रिएक्टेंट है, D, E प्रोडक्ट है,
स्मॉल ए, स्मॉल बी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंसिंग में जो आता है रिएक्टेंट का, स्मॉल डी, स्मॉल ई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट्स का। अब अभी पीछे मैंने आपको सिखाया था कि अगर इसमें ए बी सी डी के रेट को रिलेट करना हो आपस में कि किस रेट पे ए जा रहा है, किस रेट पे बी जा रहा है, किस रेट पे सी बन रहा है, किस रेट पे डी बन रहा है, तो क्या करना है, उनके इंडिविजुअल रेट को उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। यानी कि -1/a dA/dt, अभी पीछे डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था, विल बी व्हाट -1/b dV/dt। चेंज सिर्फ ये कि पीछे मैंने आपको एवरेज के लिए सिखाया था, अब यहां मैं इंस्टेंटेनियस लिख रहा हूं, बात तो एक ही है, रिलेशन तो सेम ही लगेगा। विल बी इक्वल टू 1/d d of d upon dt will be 1/e d of e upon dt। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन लग रहा है और रिएक्टेंट में नेगेटिव साइन लग रहा है और उनके कोएफिशिएंट सबके डिनोमिनेटर में जा रहा है। इसमें से कोई एक भी रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है, तो इन सबको बेसिकली आप रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन। अब यह रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट से क्या रिलेशन है, क्या मैथमेटिकल रिलेशन है, दैट इज गिवन बाय रेट लॉ। सो रेट लॉ अगर हम सिंपली डिफाइन करें पहले, तो रेट लॉ इज a mathematical relation between rate and amounts। अभी हम रेट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्ट लेंगे, हम ये एज्यूम करेंगे कि रिएक्शन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट के अमाउंट का रिएक्शन के रेट में कोई रोल नहीं है। अगर हम ऐसा मान लें तो यहां पे हम रेट को लिख सकते हैं कि रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant A raised to the power some constant m, concentration of B raised to the power some constant n। ध्यान रखना यहां से काइनेटिक्स बड़ा सीरियस होने जा रहा है, जहां पे m and n are constants। अभी बस कांस्टेंट बोला है मैंने, हैव नो रिलेशन विथ ए एंड बी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एम एन एन कांस्टेंट है जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर इसे हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रख के इक्वेट कर दें तो हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, स्मॉल कांस्टेंट लिखेंगे, कैपिटल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए यूज होता है, स्मॉल के इनटू concentration of A raised to the power m, concentration of B raised to the power n। सबसे पहले इसमें what is this small k? This small k is called rate constant,
समटाइम इसे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं, बट द स्टैंडर्ड एंड कॉमन वन इज रेट कांस्टेंट. दिस रेट कांस्टेंट विल बी कांस्टेंट फॉर a reaction and it depends only on two parameters, temperature and catalyst. फिलहाल इसको इंफॉर्मेशन की तरह रखेंगे, बाद में इसको समझाऊंगा. डिस्के is constant for a reaction depends only on temperature and catalyst. ये और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है. समझ रहे हैं बात को? इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट. दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता. अब वो M और N क्या है? M and N are known as order of reaction with respect to A and B respectively. केमिकल काइनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अभी हमारे सामने आया है, विच इज ऑर्डर. अभी इसके बारे में बात करते हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एंड M plus N is known as overall order of reaction. अब सबसे पहले इसमें ऑर्डर को समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म ऑर्डर. जैसा मैंने आपको कहा, केमिकल काइनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, तो जरा उस पर तवज्जो देते हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इसको बेहतर समझने के लिए अब एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं. A gives P, वन रिएक्टेंट गिविंग वन प्रोडक्ट. इसके लिए अगर रेट लॉ लिखें तो क्या लिखेंगे? माइनस DA अपॉन DT, विच विल बी रेट कांस्टेंट टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर इट्स ऑर्डर M. ये M क्या बता रहा है? ये M बता रहा है रेट और कंसंट्रेशन के बीच का रिलेशन. कंसंट्रेशन और रेट के बीच का रिलेशन कि इफ सपोज करो एक सिचुएशन कि इफ M इज 1, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज रेट is linearly related to concentration. That is
doubling concentration of A will double the rate. और अगर कंसेंट्रेशन 5 टाइम्स कर दो रिएक्टेंट का तो रेट 5 टाइम्स हो जाएगा. लीनियर रिलेशन का यही मतलब हुआ ना. और अगर if m is 2, what do it mean? अगर m का वैल्यू 2 है तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. यानी कि कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर डबल करेंगे तो रेट 4 गुना हो जाएगा. दैट इज doubling concentration will increase the rate by factor of 4. If m is 3, that is rate is proportional to cube of the concentration of reactant, that is doubling the concentration of A. अब A का concentration 2 टाइम्स करोगे तो 2 का पावर 3 रेट 8 टाइम्स हो जाएगा. Rate will increase by a factor of 8. तो ये ऑर्डर क्या बता रहा है? ये ऑर्डर बता रहा है कि हाउ द रेट विल चेंज इफ द कंसेंट्रेशन इज चेंज्ड बाय अ फैक्टर. So this order of a reaction determine how the rate will change on changing concentration of reactants by a given factor. देन ये ऑर्डर आता कहां से है? ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है. ऑर्डर को मालूम करने का कोई थ्योरी नहीं है. अगर मुझे इसी रिएक्शन का ऑर्डर मालूम करना होगा तो व्हाट विल डू, हम यहां पे 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे और इन दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम रिएक्टेंट लेंगे लेकिन एट डिफरेंट इनिशियल कंसेंट्रेशन. मान लो इसमें 0.5 मोलर और इसमें मान लो 2 मोलर लिया. Reaction is allowed to occur under identical condition. आइडेंटिकल कंडीशन से सेंस क्या है? सेम सॉल्वेंट है, सेम टेम्परेचर है, सेम कैटलिस्ट है, एवरीथिंग सेम एक्सेप्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. और सपोज करो हमने आइडेंटिकल कंडीशन फॉर से 5 मिनट. अब 5 मिनट के बाद
हमने देखा दोनों में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचा कितना है, केमिकली हमने मालूम कर लिया। यहां पे देखा आफ्टर 5 मिनट, यहां पे देखा कंसंट्रेशन अब इसका हो गया से 0.4, और यहां पे कंसंट्रेशन मान लो हो गया 1.6 मोलर। तो अगर हम यहां पे रेट देखें तो यहां पे रेट एवरेज ही ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 0.1/5, सो 0.02। यहां पे क्या हो जाएगा, डिफरेंस ले लेते हैं, 0.4 हो जाएगा डिफरेंस अपॉन 5, सो 0.08। और हम देख सकते हैं कि यहां पे क्या रिलेशन आया इस रेट में और इस रेट में, 4 का फैक्टर है, यहां देखो इंटू 4 है। ये कंसंट्रेशन भी 4 गुना ही किया था, रेट 4 गुना हो गया, तो क्या रिलेशन आया कि रेट और कंसंट्रेशन में लीनियर रिलेशन है। और अगर यहां पे मान लो कंसंट्रेशन, मान लो रेट 16 गुना आ जाता, कंसंट्रेशन हमने 4 टाइम्स किया और रेट 16 टाइम्स आ जाता, तो कहते कि कंसंट्रेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है रेट। सो रेट इज नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रेट, देयरफॉर ऑर्डर इज 1। तो ये जो रिलेशन आता है, बिटवीन रेट, अभी फिलहाल आया रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1 को हम लिखते नहीं है, इसी को कहते हैं रेट लॉ। और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड होता है, इसका कोई थ्योरी नहीं है इस रेट लॉ को मालूम करने का। अभी मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया इसको। तो अब ऑर्डर को हम प्रिसाइजली फिर से डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज द पावर, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन is the power raised to the concentration term, exponent raised to the concentration term in an experimentally determined rate law। एक्सपेरिमेंट से हम रेट लॉ को डिटरमिन करेंगे और उस रेट लॉ में कंसंट्रेशन का जो भी पावर आएगा, जो भी एक्सपोनेंट होगा, वही उस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। जरा इसको हम लिख लेते हैं। Order of a reaction is the power, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, raised to the concentration term in an experimentally determined rate law. That is very important. Experimentally determined rate law. That is called order of reaction.
अब इस ऑर्डर की कुछ प्रॉपर्टी जरा सा हम सुनते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, इट कैन नॉट बी डिराइव थियोरिटिकली, इट इज एन experimental quantity, can't be derived theoretically. दूसरा which is important, एक रिएक्शन का ऑर्डर परमानेंट कांस्टेंट है, ये दुनिया में किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज परमानेंटली कांस्टेंट। It does not depend on any parameters. तीसरा, it can take any real value. It can take any real value, that is 0, पॉजिटिव, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, केवल ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता है। इट कैन टेक एनी रियल वैल्यू। अगर इफ ऑर्डर इज 0, इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन एक कांस्टेंट रेट पे होगा, दैट इज रेट इज इक्वल टू के। रिएक्शन एक कांस्टेंट रेट पे होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करेगा। इट कैन बी फ्रैक्शनल, वो तो एक्सपेरिमेंट से आएगा। इट कैन बी निगेटिव ऑल्सो। निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट को इंक्रीज करेंगे तो रेट डिक्रीज होगा, हो सकता है। देयर आर एग्जांपल ऑफ दैट। सो ऑर्डर कैन टेक एनी वैल्यू, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन एंड ऑल। तो इस लेक्चर में हम यहां पे स्टॉप कर रहे हैं। आज कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया, तो सेकेंड लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। कुछ एग्जाम्पल लेंगे डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन के, और फिर उस पर मैथमेटिकल डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करना हम स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।